भारत की आज़ादी की कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा कानून जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एक ऐसे नेता को जन्म दिया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट की और ये भी जानेंगे कि कैसे इसी एक्ट ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय मंच का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक दमनकारी, एक काला कानून महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को एक राष्ट्र का नेता बना सकता है। चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को आज खोलते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में माहौल कैसा था। फिर देखेंगे कि कैसे अंग्रेज एक ही वक्त में सुधार और दमन की दोहरी चाल चल रहे थे। उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान क्यों किया, फिर कैसे विरोध के दौरान हिंसा भड़की और आखिर में इस पूरे आंदोलन की विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमें उस समय के भारत को समझना होगा। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। माहौल कैसा था? ये जो अशांति और असंतोष था, इसके बीज आखिर पड़े कहां से थे? ये नंबर देखिए, 12 लाख। ये वो संख्या है जितने भारतीयों को पहले विश्व युद्ध के लिए सेना में भर्ती किया गया था। जरा सोचिए, हजारों लोगों को जबरदस्ती एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया गया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो जाहिर है लोगों के मन में गुस्सा तो भरेगा ही। और देखिए, युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को तो जैसे पूरी तरह से तोड़कर ही रख दिया था। डिफेंस पर होने वाला खर्च 300% बढ़ गया और इसका सारा बोझ आम लोगों पर टैक्स के रूप में डाल दिया गया। नतीजा, लोगों का जीवन स्तर दिन ब दिन गिरता चला गया। अब इसी उथल-पुथल के बीच अंग्रेजों ने एक बहुत ही विरोधाभासी, मतलब एक दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ तो वो सुधारों का दिखावा कर रहे थे और दूसरी तरफ और भी ज्यादा दमनकारी कानून लेकर आ रहे थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को ही ले लीजिए। इनमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन शुरू हुआ, विधान परिषदों का विस्तार भी हुआ। मतलब पहली नजर में तो ये एक अच्छा कदम लगता था, है ना? लेकिन क्या ये वाकई में उतना अच्छा था? तो ये द्वैध शासन या डायरकी आखिर था क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये एक दोहरी सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन चालाकी ये थी कि असली ताकत जैसे कानून और व्यवस्था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखी और जो कम महत्व वाले विभाग थे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य वो भारतीयों को दे दिए। और यहीं पर ब्रिटिश नीति का वो दोहरा चेहरा साफ दिखता है। एक तरफ सुधारों का एक छोटा सा दिखावटी कदम, तो दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट जैसा खतरनाक कानून। यह आज़ादी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम पीछे की ओर था। इस एक्ट को काला कानून यूं ही नहीं कहा गया। सोचिए, इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने और बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डालने का असीमित अधिकार दे दिया था। यहां तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, जो किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। अब इस काले कानून के जवाब में महात्मा गांधी ने पहली बार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस विरोध को एक संगठित रूप देने के लिए पहला ठोस कदम उठाया गया 24 फरवरी 1919 को, जब गांधी जी ने बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। ये एक ऐसे अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत थी जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। तो गांधी जी का हथियार क्या था? वो था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये बिना किसी हिंसा के शांति से विरोध करने का एक तरीका था और इसके तहत पूरे देश में हड़ताल करके, मतलब काम बंद करके, विरोध जताने का आह्वान किया गया। जैसे ही सत्याग्रह शुरू हुआ, देश भर में हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। जो एक शांतिपूर्ण विरोध होना था, वो जल्द ही हिंसा और एक भयानक त्रासदी में बदल गया। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुई। ठीक 2 दिन बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। 10 अप्रैल को अमृतसर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हिंसा हुई और फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हिंसा और इस त्रासदी के बाद क्या हुआ? गांधी जी ने इसे कैसे देखा और इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा, सबसे स्थायी नतीजा क्या निकला? पंजाब और गुजरात में जो हिंसा फैली, उससे गांधी जी को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ ये माना कि लोगों को सत्याग्रह के असली मतलब के लिए तैयार किए बिना आंदोलन शुरू करना उनकी हिमालय जितनी बड़ी भूल थी, और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया।
लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन पूरी तरह से फेल हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत ये थी कि महात्मा गांधी एक निर्विवाद, एक अनडिस्प्यूटेड अखिल भारतीय नेता के रूप में उभरे। इस एक आंदोलन ने उन्हें पूरे भारत से जोड़ दिया। अच्छा, तो अब जब हमने पूरी कहानी समझ ली है, तो चलिए परीक्षा के लिहाज से कुछ जरूरी फैक्ट्स और शब्दों को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह याद रहें। ये कुछ नाम, कानून और कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस विषय के लिए बहुत जरूरी हैं। महात्मा गांधी, जस्टिस रॉलेट, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 2 जरूरी कानून, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और रॉलेट एक्ट। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स भी याद रखिएगा, डायार्की, सत्याग्रह, हड़ताल और हेबियस कॉर्पस। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे घटनाक्रम का सार क्या है? समस्या थी दमनकारी रॉलेट एक्ट, उसकी प्रतिक्रिया थी गांधी जी का सत्याग्रह, और परिणाम? भले ही आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन इसने गांधी जी को पूरे देश का नेता बना दिया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए सत्याग्रह को एक विफलता माना जाना चाहिए क्योंकि इसे वापस ले लिया गया था, या फिर क्या इसने भविष्य के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए वो नींव रखी जिसके बिना आज़ादी की लड़ाई शायद कुछ और ही होती? इस तरह के और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।